सराउंडिंग्स। आपको लगता है कि तो वो पार्शियल अवेयर? डिपेंड करता है स्टेज ऑफ स्लीप पे आपका। ठीक है। स्टेज ऑफ जी स्लीप पे वही डिपेंड डिपेंड। करता है कि अवेयरनेस के साथ आ जाए। ठीक है। अच्छा, हमारे ब्रेन में आपने देखा होगा कि जब हम रात को सोते हैं तो हम लोगों ने ये कहा होता है कि हम सुबह 8 बजे उठेंगे। तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम 7 बजे उठ जाते हैं, 7:30 बजे या 8 बजे उठ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसका मतलब यही है कि हमारा ब्रेन जो है वो एक रिकॉर्ड रखता है, ट्रैक रखता है कि हम कितनी देर सो रहे हैं, कितनी देर नहीं सो रहे। बाहर से थोड़ी सी भी कोई जो है वो चीख की आवाज़ आए तो हमारी आंख खुल जाती है। तो इसका मतलब है कि वो बाहर को भी देख रहा होता है। और फिर जैसे डॉक्टर कुरत ने कहा है, बिल्कुल ऐसे है। जो स्लीप की स्टेज होती है उस पे भी बड़ा डिपेंड करता है। हमें लगता है कि सिर्फ N3 ही जो है वो स्लीप है, डीप स्लीप है तो वही स्लीप है। हालांकि ऐसा नहीं है, N1 भी स्लीप है, N2 भी स्लीप है। तो उसमें तो बंदा जस्ट थोड़ा सा ही ड्राउजी होता है, और साथ वाला क्या हो रहा है, कोई जा रहा है आ रहा है उसके बारे में भी पता होता है। तो इसलिए स्लीप को ये नहीं समझना कि ये कंप्लीट लॉस ऑफ अवेयरनेस है ऑफ द सराउंडिंग। इसीलिए स्लीप की ये बात बताने का मकसद ये था कि स्लीप की हर स्टेज इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट खराब है, टू खराब है तो जो लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, तो हमारा काम ये नहीं है कि हम उनको कहें हाँ उनको नींद आती है या नहीं आती। हमारा काम होता है असल में इस चीज को करेक्टराइज करना कि उनकी कौन सी स्टेज जो है वो खराब है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है जिसकी N3 डीप स्लीप खराब है वो उसकी N1 और N2 भी खराब हो सकता है किसी की रैम खराब हो। तो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जिसमें जो है वो सिर्फ N3 खराब है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनमें रैम खराब है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे N1 आ ही नहीं रही, कुछ ऐसे हैं जहाँ से जा ही नहीं रही। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्लीप है उसको हमेशा स्टेज वाइज याद रखना है। ये नहीं कि बड़ा सारा एक स्लीप वाला वैसे गट्ठा सा है भाई, वो बस पूछो अच्छा स्लीप आती है, वो कहे नहीं आती, आप कहे हाँ ठीक है नहीं आती अब चलो घर। ऐसे नहीं। तो स्लीप को जो है ना स्टेज वाइज, ठीक है। अब स्लीप जो है क्या है, बेसिकली है क्या, इसमें हमारे दो सिस्टम्स काम करते हैं। एक होती हैं जो हमें अवेक रखते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो हमें स्लीप की तरफ लेकर जाते हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो सिस्टम हमें अवेक कराता है वो कौन सा सिस्टम है। सर वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो वेरी होता है। गुड, हाँ बिल्कुल। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग, अच्छा उसमें वैसे तो नहीं है, उसके हाथ तो नहीं है साफ ज़ाहिर है, वो किसी न किसी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू रखता होगा। तो वो किसके थ्रू रखता है, सेंटर आपने बिल्कुल सही बताया। अब आप न्यूरोट्रांसमीटर बताएं कि वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो है वो उसको एक्टिवेट रखता है। एसिटाइलकोलिन और सेरोटोनिन। एसिटाइल कोलिन और मे बी। सेरोटोनिन, नहीं नहीं सही बताया है, सही बता रही हो। और फिर और एक्टिवेशन में हमारे नॉरएड्रेनालिन आते हैं, मोनोमाइन्स। शाबाश, बिल्कुल नॉरएड्रेनालिन आता है, और एक और भी है। और फिर एक्साइटेटरी आ सकते हैं, हमारा ग्लूटामेट का रोल। नहीं, ग्लूटामेट का नहीं है उसमें। ग्लूटामेट का और जगहों पे है। यहाँ पे आपने तीन बिल्कुल सही बताए हैं। चौथा कॉर्टिसोल भी होता है, ठीक है। तो ठीक है। आप देखें कॉर्टिसोल, आप देखें जब स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल आगे स्लीप में कितने प्रॉब्लम्स करता है। हमारा जो एक जी नॉर्मल बिल्कुल। स्लीप का स्ट्रक्चर चल रहा होता है, जब भी हमें कोई स्ट्रेस आता है कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो हमारी नींद को कितना खराब करता है आपने देखा होगा। जी। बिल्कुल, आपने इनको आपने याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये ना आगे काम आएंगे आपके। एसिटाइलकोलिन है, हम्म। नॉरएड्रेनालिन है, एक सेरोटोनिन है, और एक जो है आपका कॉर्टिसोल है। अब ये क्या करते हैं, ये बंदे को एक्टिवेशन की तरफ लेकर जाते हैं, उसको एक्टिवेट रखते हैं। इन सब में से जो इम्पोर्टेंट तरीन है, या जो आप कहें कि इनमें सबसे बड़ा है, वो एसिटाइलकोलिन है। आप देखें तो डिमेंशिया के मरीजों को हम जो है वो उनका एसिटाइलकोलिन बढ़ाते हैं ताकि उनकी कोऑग्निशन बेहतर हो। ऐसे है या नहीं है।
हाँ जी, ऐसे ही है। तो हम जब हमारी कॉग्निशन मतलब जब हम कॉग्निटिवली काम कर रहे होते हैं चीजें, तो स्टाइल कुलीन ही है जो मेन है। तो आपने उसको याद रखना है कि वो यहाँ पे बैठा हुआ है, फिर साथ में उसने एक्टिवेशन के लिए, जो अब हम हाइपर अराउजल स्टेट में बैठे होते हैं, तो जैसे आपको पता है कि अब हमारा पीटीएसडी है, उसको भी एक दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग पढ़ें पीटीएसडी और वो चीज़ें। अब उसमें भी जो आपका नॉर एड्रीनलिन है वो इधर गया हुआ होता है। तो जब वो इधर गया हुआ है तो साफ ज़ाहिर बंदा हाइपर अराउजल स्टेट में बैठा हुआ है, दरवाज़ा भी खुल रहा है तो चौंक रहा है। ठीक है, कोई बाहर से चल भी रहा है तो उसको लग रहा है वो कुछ होने वाला है। तो नॉरएड्रेनालिन भी ऊपर है, एसिटाइलकोलिन भी ऊपर है। तो मेन आपके ये दो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो, इन सब में एक छुपा हुआ है। इन सब में क्या है, एक छुपा हुआ है जिसका मकसद ये होता है कि वो उस अवेक स्टेट को मेंटेन रखता है। जैसे आज मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि मैंने 11 बजे सोना है, तो मैं 11 बजे ही सोऊंगा, इस दरम्यान में 5 घंटे मैं नहीं सोऊंगा। अपनी मर्जी से एटलीस्ट जो है वो मैं सोऊं तो अलग बात है, लेकिन मुझे कोई खुद ब खुद सुला नहीं सकता। वो जो चीज है वो मेरे इस सिस्टम को मेंटेन रख रही है, इस अवेकनेस को मेंटेन रख रही है। आप बता सकते हैं वो कौन सा है? नहीं, नहीं तो सर। तुक्का ये है कि मेलाटोनिन। नहीं, नहीं, मिलेटोनिन तो नहीं। मिलेटोनिन तो वो आपका वो जो सिर्केडियन रिदम है उसको ठीक करेगा ना। मिलेटोनिन नहीं है। यहाँ पे आप बताएं कि वो मुझे सोने नहीं देगा 5 से 10 बजे तक, मुझे पता है मैं बैठा हूँ। वो है ओरेक्जन। डोपामिन, हाइप डोपामिन। नहीं, नहीं, ओरेक्जन, हाइपोक्रीटन। देखिए, ओरेक्जन ओरेक्जन क्या करता है, मेंटेन रखता है, इस वेकफुलनेस को मेंटेन रख रहा है। अगर नहीं होगा, दरम्यान में कम होगा तो क्या होगा, बताएं। वो नार्कोलेप्सी हो जाती है, जिसके अंदर बाउट्स आते हैं स्लीपीनेस के। हाँ, तो वो अपनी मर्जी के बगैर जो है वो बंदा क्या करता है, सो जाता है, उसको उसकी मर्जी नहीं है। तो जो ओरेक्जिन है या हिपोक्रिटिन है, वो उस वेकफुलनेस को मेंटेन रख रहा है। तो ये समझ आ गई। तो कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स थे जो अवेक में काम करते हैं, उसमें एक छुपा हुआ है, उसका नाम ओरेक्जिन है, हिपोक्रिटिन है। वो वेकफुलनेस को मेंटेन रखेगा। अब हमारे पास एक प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का एक वेंट्रोलेटरल जो है ना एरिया है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में। जैसे वो रास था, जैसे आपने अभी बात की थी, जो एक्टिवेशन में काम करता है, इसी तरह एक स्लीप सेंटर है, वो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में है। ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी जो है वो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं पार्ट 2 में। तो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है उसका कौन सा एरिया, वेंट्रोलेटरल एरिया, वो स्लीप सेंटर है। ठीक है। अब उसके पास एक सबसे बड़ा जो है वो भी उसके हाथ तो नहीं है ना, वो भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर को यूज करेगा। तो क्या लगता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर उसके पास होगा जैसे वो स्लीप को इंड्यूस करेगा? सिर्फ गाबा का रोल होगा इसमें इनहिबिशन के लिए, बाकी तो एक्साइटेशन में इन्वॉल्व होते हैं ज्यादा। वेरी गुड, शाबाश। ऐसे ही है जो हमारा गाबा है, बेसिकली हमारे ब्रेन को क्या करना है, हमारे ब्रेन को पूरे का पूरा सेंटर समझ लें, एक सिटी है वो इल्यूमिनेटेड है ना, सारा सेंटर एक्टिवेट है, मैं देख रहा हूँ, मेरा टेम्पोरल भी है, विजुअल भी है, आगे से फ्रंटल भी है, प्राइटल भी, सारी की सारी सिटी जो है वो जाग रही है। अब समझ लें कि वो जहां जहां जाता जाएगा उनको बंद करता जाएगा कि भाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, और जब वो मुकम्मल तौर पे बंद कर देगा तब भी जो है वो नींद आएगी। तो वो जो बंद करने वाला सिस्टम है वो तो गैबा है। तो वहां से गैबा जो है वो रिलीज होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक जो जो स्लीप को ऊपर लेने वाला, ये सारे थे जो स्लीप को कम करते थे, अब जो स्लीप को ऊपर लेके जाने वाले हैं वो कौन से हैं, एक गैबा है। ठीक है, उसमें से हमारे पास एक क्या मिला है, गैबा मिला है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि स्लीप जो है इन दोनों का मिक्सचर है, ये नीचे ना जाए वो ऊपर ना जाए, तो स्लीप जो है वो नहीं आ सकती। अब आपने इसी चीज को जहन में रखना है कि आगे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम होती है
कि कहीं पे जो है वो गैबा ऊपर नहीं जा रहा, कहीं पे जो है ये नीचे नहीं आ रहे, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर स्लीप इश्यूज हैं। तो ये समझ आ गए, न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ा समझ आइए कि ये क्या कर रहे हैं ये पीछे। से ठीक है, तो स्लीप की ना ये स्टेजेस हैं। थोड़ा स्लीप की स्टेजेस हैं, स्लीप की N1 है, N2 है, N3 है, N4 है। तो हमने यहाँ पे ना एक चीज को जहन में रखना है, और वो ये है कि हमें पता हो हमारी सबसे कम स्लीप की स्टेज कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, किस में क्या हो रहा है, किस में क्या हो रहा है। तो आप बता सकते हैं सबसे छोटी कौन सी होती है? N1 यस, वो 5% है ना। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी होती है? N3 4 क्योंकि वो डीप स्लीप है और N2, वो 45% होती है। तो आप देखें एक बंदे की जो N2 है वो सबसे ज्यादा है, वो 45% है। जो N3 N4 डीप स्लीप जिनको कहते हैं वो भी 25% है, और जो रेम है वो भी 25% है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है वो N2 है। अब ये जो स्लीप की स्टेजेस हैं, ये स्लीप की स्टेजेस ऐसे नहीं है कि ये लाइक बस एक दफा ऊपर गया है, फिर ये आया है, फिर ये आया है, फिर ये आया है। ये रिपीट होती हैं, ये साइकिल्स में होती हैं। एक बंदा जब सोता है तो ये किस चीज को फॉलो करती हैं? साइकिल्स को। ठीक है, पहले N1 N2 N3 N4, फिर N1 N2 N3 N4, ऐसे साइकिल चलते रहते हैं। कोई बता सकता है कि ये साइकिल कितने मिनट का होता है? 30 मिनट्स का। नहीं नहीं, 30 मिनट्स का नहीं होता। कोई और बताए। 90 90 to 120 minutes का। हाँ, 90 to 120 मिनट्स का। इसको याद रखना है। देखें, आपको परसेंटेज पता हो ना, तो आगे वो आपसे कितने मिनट एक स्लीप स्टेज में रहता है तो आप खुद भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर एक बंदा 100 मिनट का उसका साइकिल है, तो आप बताएं कि N1 में वो कितनी देर रहेगा? 5% से इसलिए कोई बता सकता है? 18 मिनट्स। अगे हम्म? 90 मिनट्स का टोटल साइकिल है या वन नहीं नहीं, ट्वेंटी का। नहीं नहीं, मैंने 100 किया है ना, जान छुड़वाने के लिए, ताकि ज्यादा सोचना ना पड़े। तो अगर 5% हो तो कितना मिनट लगाएगा वो, एक N1 स्टेज में कितना मिनट रहेगा? 20 मिनट्स। 5% का क्या मतलब होता है? हाँ 5%, 100% में सिर्फ 5 मिनट। 100 मिनट का टोटल हाँ साइकिल है तो हाँ, तो यही आपने थोड़ी सी मैथ्स को भी देखना है। तो वो इस तरह से भी अगर पूछे एक ही चीज है। देखिए, 5% का मतलब ही ये होता है कि 100 में से 5 मिनट, वो 100 में से 45 हम्म मिनट 45 मिनट्स, वो 100 में से 25 मिनट, वो 100 में से 25 मिनट। तो सिंपल सा एक रूल आपने याद रखना है कि इस तरह से। और कोई बता सकता है कि कितनी देर का ये साइकिल होता है? सॉरी, कितने साइकिल्स एक बंदा पर नाइट जो है वो ये उसके होते हैं? 4 to 5 cycles होते हैं इसके बाद। 4 to 5 गुड, cycles। गुड, रैम बिल्कुल ऐसे। आता है। रैम आता है फिर 4 to 5 cycles। हाँ, 4 to 6 साइकिल्स आते हैं ओवरऑल, 4 to 6 आपने याद रखने हैं। ठीक है, गुड, आप लोगों को तो आता है। चलें, तो अच्छा मुझे बताएं कि N1 जो है, अच्छा उससे पहले ना एक छोटी सी चीज करते हैं। वो है जो हमारी बेसिकली ये होती हैं। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? यस। ठीक है, तो हमारा ना एक
जैसे ईईजी है, उसमें हमारे पास एक जो है वो बीटा वेव्स हैं, एक जो है वो अल्फा वेव्स हैं, एक जो है वो थीटा वेव्स हैं, एक जो है वो डेल्टा वेव्स हैं। इनको कैसे याद किया हुआ है? देखिए ईईजी के अंदर ना एक एक चीज होती है, जैसे ये है। अब ये क्या है? ये है 1 सेकेंड। ये क्या है? 1 सेकंड। इस 1 सेकेंड में यहाँ से कितनी वेव्स निकलती हैं? इस 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक कितनी वेव्स पहुंचती हैं, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे 2 वेव्स हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 10 हैं, यहाँ पे 50 हैं, ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यही है कि 1 सेकेंड के अंदर जितनी वेव्स यहाँ तक पहुंचती हैं, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी जो है ना, उसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी वेव होगी। समझ आ रही है? यस। तो ईईजी में भी हम ऐसे ही देखते हैं। मिसाल के तौर पर, अब आपने बताना है, कौन बताएगी? मुनज़्ज़ा बताएगी। अच्छा मुनज़्ज़ा बताओ, इसमें से कितनी वेव्स जो हैं वो हो आपको नजर आई हैं, कितनी वेव्स पहुंची हैं? मुनज़्ज़ा लगता है सो गई है। अच्छा आप बताएं अनम, यहाँ से कितनी वेव्स हैं? 2 वेव्स। वेरी गुड। आप कैसे वेव कैलकुलेट किया आपने? एक क्रस्ट और एक वो ट्रफ। ट्रफ। क्रस्ट कौन सा होता है? ये क्या है? ये क्रस्ट है या ट्रफ है? नहीं, ये क्रस्ट है, जो ऊपर की तरफ एलिवेशन है, वो जो डाउनवर्ड है वो ट्रफ। देखिए एक वेव, वेरी गुड, एक वेव पूरी ही तभी होती है जब हम उसका क्रस्ट और ट्रफ समझ लें, ये यहाँ तक, ये क्या है? पूरी है। ठीक है। और दूसरी समझ लें कि यहाँ तक पूरी है। ठीक है, ऐसे ही है ना? हाँ 1, जी। ये 2, तो ये लेस देन 3 है। इसको हम कह सकते हैं ना कि ये लेस देन 3 है, यस। या लेस देन 4 है, ये भी कह सकते हैं। तो इसका यस। मतलब ये क्या है? ये कौन सी जो है ना इनमें से वेव होगी? हाँ लैलोमा बताओ आप, ये कौन सी होगी इसमें से? डी वेव्स हैं। डेल्टा। टी वेव्स हैं। तो ये क्या है? डेल्टा वेव्स थीटा हैं। वेव। नहीं डेल्टा। नहीं, नहीं नहीं, थीटा नहीं, डेल्टा। 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 तो डेल्टा की फ्रीक्वेंसी लैलोमा कितनी होती है? कितनी होती है डेल्टा की फ्रीक्वेंसी? 4 से कम है फिर। हाँ 4 से कम होती है। अब अगर मैं इधर वेव्स बनाऊं और वो वेव्स हूं, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है। अब बताएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 2 3 4 5। 5। अब ये कौन सी वेव्स होंगी? अगर 4 to 7 होंगी, वो कौन सी है? थीटा। वो है थीटा। वेरी गुड। अब अगर मैं इधर ही बना लेता, अब वो होती फॉर एग्जाम्पल 9, वो कौन सी होती? जो 8 से 13 तक होती हैं वो अल्फा। कौन सी होती हैं? अल्फा। अल्फा। और अगर 13 से अबव में इधर बना लेता, जैसे इधर ऐसे होती छोटी छोटी, ऐसे 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 ऐसे, तो वो कौन सी फिर होती? बीटा। फिर ये बीटा होती। वेरी गुड। तो देखिए हमें वेव्स की फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर ये देखना होता है कि कौन सी वेव्स हैं। जब हम ईईजी करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी वेव्स जो हैं वो आ रही हैं, और उसी वेव्स की बेस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये बंदा जो है ये है, इसमें कौन सी स्टेज के अंदर है, नहीं है, फिर ये भी हम देखते हैं आगे। तो यहाँ तक क्लैरिटी हो गई है, इन वेव्स की क्लैरिटी हो गई है। यस। ठीक है। अब हमारे पास जो स्लीप की स्टेजेस हैं, स्लीप की स्टेजेस हैं उसमें
डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स और चीजें हो सकती हैं, उनको हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है हम अगर हमारे ऊपर ईजी कोई लगाएगा तो कौन सी वेव्स नजर आएंगे? वेकफुलनेस में और एक्टिव में अल्फा वेव्स। नहीं, वो तो क्लोज्ड आइज के साथ है। हाँ, अल्फा नहीं होंगे, बीटा होंगे। बीटा होंगी। वेरी गुड, बीटा होंगी, या हमारे पास गैमा होंगी। कुछ जगहों पे गैमा लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे नहीं है, लेकिन मैंने उसको टोक्स टोक्स में बताया था गैमा के बारे में, तो वो तब नहीं, मैं गया था। शाम में ये डॉक्टर मैं ना शाम में माइक को थोड़ा सा। अच्छा, तो मैंने उसको गैमा का बताया था एक सर को, तो वो गुस्सा हो गया, तो उन्होंने कहा कहाँ पढ़ी है तुमने गैमा। तो इसलिए कुछ लोग जो है वो उसको नहीं समझते कुछ, पर हम लोगों ने तो पढ़ी हुई है, काफी सारी जगहों पे होती है। तो उसकी 30 से अबव होती है। तो जब हम इस तरह से कंसंट्रेट होकर काम कर रहे होते हैं, एग्जाम में बैठे हुए होते हैं, तो तब ये बीटा वेव्स आती हैं। अगर हम लोग ऐसे अभी आंखें बंद कर लें तो कौन सी वेव आएगी? अल्फा। तब अल्फा आएंगी। गुड। अच्छा, अब जो हमारी स्लीप की वेव्स है ना, वो अल्फा है ना वो बीटा है, ठीक है, वो दोनों नहीं है। तो कौन सी वेव है जो वो स्लीप में आएगी जब हमारी N1 स्टेज होगी, तो उसमें एक वेव आएगी, वो कौन सी होगी? स्लीप कौन सी वेव से स्टार्ट होती है? थीटा से। थीटा से। वेरी गुड। और थीटा की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? थीटा की कितनी फ्रीक्वेंसी थी? यही थी ना? जी। तो इस वेव में मतलब बंदा जब होगा और उसके हम कहेंगे वो N1 के अंदर है, ठीक है। ये नहीं कि आंखें बंद करके वो दुनिया जहान का सोची जा रहा है तो वो N1 के अंदर है, वो नहीं, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो तब वो थोड़ा लाइक रिलैक्स करके पड़ा हुआ होता है, तो वो 4 to 7 दिस। ये अगर कोई आपसे पूछे कि स्लीप कौन सी स्टेज से स्टार्ट होती है, तो वो T से स्टार्ट होती है, अल्फा या बीटा नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जो N2 है, इसमें हमारे पास कौन सी जो है ना वो वेव्स आती हैं? यहाँ पे हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं, एक आते हैं स्पिंडल्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और एक आते हैं के कॉम्प्लेक्स। तो कोई बता सकता है इन दोनों के बारे में कि ये दोनों जो है इनका क्या फंक्शन है? नहीं? नहीं आइडिया डॉक्टर खालिद। ठीक है। अच्छा, ये कौन सी स्टेज के अंदर होते हैं? अब ये तो पता चल गया होगा, या ये भी नहीं पता हाँ चला? जी, N2 में। किस में? N2 स्टेज में। हाँ, N2 स्टेज के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि जो हमारा ये जो स्पिंडल्स हैं, ये जब भी आएंगे या के कॉम्प्लेक्स आएंगे, तो हमें पता चलेगा कि बंदा जो है वो N2 स्लीप के अंदर है। अब इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो, एक तो ये है कि ये जब आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये फुल कोशिश कर रहा है ब्रेन कि वो हो अवेक स्टेट में ना जाए, ठीक है, कि वो स्लीप के अब अंदर ही रहे, चूंकि अब N2 के अंदर चला गया है। तो ये जब आना शुरू हो जाए, तो कहने का मतलब ये है कि जो जो एरियाज एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेन उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये इसीलिए ये थोड़े डिफरेंट होते हैं बाकी ये जो नॉर्मल वेव्स होती हैं उनसे। तो एक तो ये दिखा रहे होते हैं कि ब्रेन अब पूरी कोशिश कर रहा है कि अब आगे ही बंदा जाए, पीछे ना जाए, ठीक है, एक तो। दूसरा, ये जो स्पिंडल होता है, इसके अंदर मेमोरी की कंसोलिडेशन होती है। इसमें क्या होता है? मेमोरी की, कंसोलिडेशन। कि जो हम लोगों ने इस दिन में पढ़ा है,
वो रात को कौन सी स्लीप की स्टेज में कंसोलिडेट होगा? तो कौन सी स्टेज में होगा? N2, N2 स्टेज में। हाँ, N2 स्टेज में। और वहां पे जो स्पिंडल्स होते हैं बेसिकली वो ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या कर रहे होते हैं? स्पिंडल्स। जब स्पिंडल कंसोलिडेशन ऑफ हाँ, जब स्पिंडल्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी की कंसोलिडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है स्पिंडल का काम। तो स्पिंडल का क्या काम है? कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी। हाँ, कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी। और के कॉम्प्लेक्स का दो ही काम होते हैं। एक यही होता है कि ये अवेक होने से बचा रहा होता है ब्रेन को। दूसरा इसका ये काम होता है कि ये थोड़ा अवेयरनेस रखता है बाहर की। के कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये होता है कि बाहर में क्या हो रहा है और ब्रेन सोता रहे, समझ लें ये चीज जो है ये के कॉम्प्लेक्स करता है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये N2 के अंदर है। अब अब एक बंदा सोचे एग्जाम में वो कहता है कि मुझे डीप स्लीप नहीं आई या मुझे डीप स्लीप नहीं हो रही, तो डेफिनेटली उसके अपने वो हैं नुकसानात हैं डीप स्लीप के। लेकिन क्या मेमोरी की उसकी कंसोलिडेशन हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही, अफेक्टेड होगी। डीप स्लीप नहीं है ना, N2 तो है उसकी। अच्छा, डीप स्लीप नहीं। तो मेमोरी की कंसोलिडेशन हो रही होती है, N2 स्लीप चाहिए होती है। आगे रैम भी चाहिए होती है, ये नहीं है कि वो नहीं है, बट कुछ हिस्सा जो है वो, जो बड़ा हिस्सा है वो N2 के पास है। तो N2 जो है वो यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं कि हम लोग, अगर एक मरीज आता है वो कहता है कि मुझे जो है वो नींद नहीं आती, और हम ये देखना चाहते हैं कि उसको कौन सी स्टेज जो है वो कम कम है किसी की, तो हम कैसे देखेंगे? हम्म, क्या करके देखेंगे? कि किस स्टेज में इशू है, फिर तुम ईईजी करवाएंगे। वेरी गुड, ईईजी ये तो। कराएंगे ना। ईईजी ही कराएंगे ना, हम्म, यही चीजें देखेंगे कि वो कौन हाँ सी जी। स्टेज में रह रहा है, कौन सी स्टेज में जो है उसके कम है। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिसऑर्डर है जो N2 के अंदर होता है। डिसऑर्डर समझ लो ना समझ लो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। वो कौन सा है? कौन सा ऐसा फिनोमेना है, ज्यादा उसके लिए बेहतर वर्ल्ड फिनोमेना है? तो कौन सी इस स्टेज में होता है, कोई बता सकता है? ये N1 में, N2 में। N2 में लिखा हुआ है ना N2, इसमें कौन सा होता है? हाँ लेलोमा बताओ, कौन सा होता है? लगता है लेलोमा भी सो गई है। सॉरी भाई, अब थोड़ा बिजी थी। क्या अच्छा, क्वेश्चन था सर आपका? क्वेश्चन ये है कि N2 के अंदर कौन सा फिनोमेना होता है, वो याद रखना है आपने। वो कौन सा होता है? वो ब्रुक्सिज्म। हाँ, तो ब्रुक्सिज्म होता है। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ब्रुक्सिज्म जो है ठीक। वो N2 के अंदर होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। वाहिद फिनोमेना है जो N2 के अंदर होता है और कोई नहीं होता, तो यही होता है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो N2 के अंदर स्लीप स्पेंडल्स थे के कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास जो N3 और N4 होती हैं उनको हम इकट्ठे लेते हैं। तो N3 और N4 को इकट्ठे लेने का मतलब ये है कि ये है डीप स्लीप। ये कौन से स्लीप है? डीप स्लीप। डीप स्लीप। अब इसके अंदर पहली बात तो ये है कि कितना होगा वो, फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 4 से कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डीप स्लीप है, डेल्टा वेव्स वाली स्लीप है। तो ये N3 N4 है, ये 25% है टोटल जो स्लीप है उसका। अब यहाँ पे काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो
कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज होते हैं डीप स्लीप में? ये बड़ी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। स्लीप वॉकिंग वगैरह इसमें होती है। वेरी गुड। और वेरी गुड। इसके देखें, ये है यहाँ पे जिनको हम कहते हैं एन रेम स्लीप, यही होती है ना? ये उसी का ही पार्ट है ना, एन रेम का पार्ट है। क्योंकि ये N1 N2 N3 N4 इसमें रैपिड आई मूवमेंट तो है नहीं, एन रेम का पार्ट है। अब एन रेम क्या, जो पैरासोमनिया है, जो क्या है? पैरासोमनियस। हाँ, पैरासोमनियास क्या होते हैं? कोई पैरासोम बताएगा कि व्हाट इज पैरासोमनिया? पैरासोमनियाज जो हैं वो क्या हैं? पैरासोमनियाज वो चीजें हैं, वो फिनोमिनाज हैं, वो डिसऑर्डर्स हैं, वो चीजें हैं जो हो स्लीप के दौरान होते हैं। जो क्या होते हैं? स्लीप के दौरान, ड्यूरिंग अगर स्लीप। हाँ, अगर मैं कहूँ भाई इनसोमनिया है, तो वो इनसोमनिया वो स्लीप के दौरान नहीं हो रहा, उसमें तो स्लीप आ ही नहीं रही। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि अगर हम ब्रेन के लेवल पे देखें तो वो कहते हैं कि ब्रेन के कुछ एरियाज जो हैं वो सोए हुए होते हैं, और कुछ एरियाज जो हैं वो क्या हुए होते हैं? जाग रहे होते हैं। इसमें ये है कि वो लोग वो लोग जैसे बाहर किसी को चीख की आवाज आई, मतलब ऐसे कोई जोर से रोया है, कोई ऐसी आवाज आई है, कोई धमाके वाली है, इस तरह, तो लोग उठ के बैठ जाते हैं ना, देखते हैं कि क्या हुआ है। वो ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो ऐसी चीजों की तरफ तवज्जो देता है, बाहर की तरफ, जो असल में इम्पोर्टेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल बाहर कोई जलजला आ रहा है तो हम फौरन उठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि छत गिर जाएगी। अब अगर वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो और हमारे ब्रेन को लगे वो इम्पोर्टेंट है, तो वो सिग्नल भेजेगा कि उठ जाओ। अब लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, तो सारे उसका कहना नहीं मानेंगे। कुछ एरियाज उसका कहना मानेंगे, कुछ एरियाज उसका नहीं मानेंगे। अब प्री फ्रंटल है, जैसे वो कहेगा नहीं मैं तो नहीं मानता, वो तो नहीं उठेगा। अब अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं उठेगा, कॉन्शियसनेस कैसे आएगी? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? तो यही होता है पैरासोमनियास के अंदर। पैरासोमनियास के अंदर पेशेंट उठ जाता है, उसका मोटर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, बट उसका जो जैसे कहते हैं ना कि लॉजिकल सेंटर है, जो कॉन्शियस सेंटर है, वो नहीं एक्टिवेट होता। इसीलिए वो फिर रहा है, खाना खा रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, चल रहा है, इवन जो है वो ये सेक्स सोमनिया होता है, सारी चीजें वो कर रहा है, बट उसको नहीं पता कि वो, उसको याद नहीं होता, उसको क्या होता है? एमनीजिया होता है। ठीक है। इसको कहते हैं यस। पैरासोमनियास। ये समझ आइए कि व्हाट आर ये पैरासोमनियास। आपको आइए लेलोमा, या सो गई हो फिर से? जी जी। ठीक है। तो पैरासोमनियास के बारे में समझ आ गई है कि पैरासोमनियास बेसिकली वो फिनोमिनाज हैं जो स्लीप के दौरान हो रहे हैं, बट ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, सिंपल नहीं होते जैसे मैंने हाथ यूं हिलाया, ऐसे नहीं। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। और दूसरा ये है कि आप इसमें से क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको सिर्फ अभी नाम पता होने चाहिए, बाद में हम इनको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे स्लीप वॉकिंग है, जैसे क्या है, स्लीप टेरर्स हैं। ठीक है, उठ के बैठ जाता है बच्चा, अब उसको भी नहीं पता होता, स्लीप टेरर है। इसी तरह से जो है ना, सेक्सोमनिया है। ठीक है, सेक्स करता है उठ के। और इसी तरह से स्लीप ईटिंग डिसऑर्डर है, जिसको नाम देते हैं स्लीप ईटिंग का। ये एग्जाम में आता रहता है, ये वाला जो है। वो कहता है एक बंदा उठा है, उठ के उसने बहुत सारा खाना खा लिया और सो गया, और अगले दिन उसको याद नहीं है कि उसने क्या खाया था, क्या किया था। तो वो कौन सा होगा? स्लीप ईटिंग। वो स्लीप ईटिंग होता है। ठीक है। इसी तरह से वो आ जाए कि एक बंदा है, उठ के उसने सेक्सुअल एक्टिविटी की है और अगले दिन उसको याद नहीं है, आगे से लिखा हुआ मेलिंगरिंग भी ऑप्शन में, तो आप कहेंगे ये तो मेलिंगरिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है?
मेलिंगरिंग। ये इतना लेकिन ये कॉम्प्लेक्स। सेक्सोमिया। हाँ, ये सेक्सोमनिया है, ठीक है, इसलिए उसको मलिंगरिंग समझ लेना उसके ऑप्शन को। इसी तरह से एक स्लीप वॉकिंग है, तो आप कहें ओहो ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है ये पैरासोमनियास है। तो ये एनरेम, ये सारे के सारे पैरासोमनियास कहाँ पे होते हैं, कौन से स्टेज के अंदर होते हैं? N3 N4 में NREM। वेरी गुड, ये डीप स्लीप के अंदर होते हैं। अच्छा, इसी दौरान में एक और भी इस जो स्टेज है उसमें एक स्पेशल एक और भी एक्टिविटी होती है, वो क्या होती है? बच्चा इस स्टेज में एक और भी बच्चे के साथ एक होती है, वो कौन सी क्या चीज होती है जो इस स्टेज में ही होती है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जो हाँ, उसके लिए लफ्ज ऐसे ना कहें, यूज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ना कहें, बात आपकी सही है, लफ्ज सही इस्तेमाल करें, वो क्या लफ्ज होता है? एन्यूरिसिस। हाँ, एंजियो। एन्यूरिसिस। ठीक है, तो वो एन्यूरिसिस करता है, तो वो भी इसी स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, तो वो भी डीप स्लीप के अंदर होता है। तो ये भी हमारा जो है, अब हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल एक बंदा वो कहता है कि हे जज जो है वो उसने उठ के एक बंदे को मार दिया, या उसने ड्राइव कर रहा था और उसने एक्सीडेंट कर दिया, और वो कहे मुझे तो स्लीप वॉकिंग है, मैं तो स्लीप ड्राइविंग कर रहा था। ठीक है, या उसने किसी को जो है वो हो सेक्सुअली छेड़ दिया, उसने जाके उस पे पर्चा करा दिया, वो कहता है नहीं मैं तो मुझे तो सेक्स सोमनिया है। तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? जज ने आपको लिख दिया, जज कहता है इसका बताएं मुझे, किधर गायब हो गए वो सारे? इसीलिए समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता चलेगा। आप मलिंगरिंग भी तो कर सकता है ना, वो क्या हाँ मेरे जी। साथ वैसा है। फिर कैसे चेक करेंगे? पीएमसी क्यों आ जाता है फॉर एग्जांपल? मेलिंगरिंग में तो कोई गेन होगा ना उसका। नहीं, गेन तो या हो सकता गेम है, तो है। लेकिन अब हमने गेन तो है उसको, वो पुलिस से तो बचना चाह रहा है, लेकिन कोई। अब हो भी सकता है उसको सेक्सोमनिया हो सकता है वो स्लीप ड्राइविंग हम्म। कर रहा हो। फिर हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा, देखो सूंघ के तो नहीं बताएंगे ना कि चलो इसको सूंघते हैं, हम्म। वो बुरहान साहब हमारे होते थे तो वो सारे ऐसे कहते होते थे कि सूंघ के तो नहीं बताओगे ना। तो टेस्ट करेंगे ना कोई, तो कौन सा टेस्ट करेंगे? स्टडी। EEG करी। वेरी गुड, उसकी जी करेंगे ना। अगर उसकी वो डीप स्लीप में है, देखो हम लोग चल रहे हूं अगर, और हमारी कोई ईजी करे, तो आपको लगता है हमारी डेल्टा वेव्स आएंगी? आ सकती हैं, मैं जितना भी हम्म, मलिंगरर बन जाऊं आएंगी मेरी डेल्टा वेव्स? आ सकती हैं। मैं नहीं। अभी मैं अभी ईजी लगा के ऐसे चलना शुरू कर दूं तो मेरी बीटा ही आएंगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं आंखें बंद करूंगा तो वो अल्फा आ जाएंगी, क्योंकि उसमें आंखें खुली होती हैं उसकी, क्योंकि विजुअल सेंटर तो एक्टिव होता है। तो तो आखिर फिर वो कैसे, मैं तो आंखें बंद करके चलूंगा तो मेरी तो बीटा आएंगी, लेकिन अगर मैं उसकी ईजी करूंगा, जब वो नाइट फिनोमेना पे नाइट पे होगा और उसकी हम ईजी करेंगे और सुबह देखेंगे, तो उसमें अगर वो चल रहा है और चलते हुए उसकी वेव्स में जो ईजी के ऊपर डेल्टा वेव्स आई हुई हैं, तो मैं क्या कहूंगा, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सच बोल। स्लीप वॉकिंग ये। हाँ, तो मैं कहूंगा कि देखें इसमें के अंदर तो कोई प्रॉब्लम तो है। अब ये झूठ तो नहीं बोल रहा, साफ ज़ाहिर है ये स्लीप वॉक करता तो है। अब देखें बाकी फैक्टर्स भी होते हैं, अब ये नहीं कि सिर्फ यही सिर्फ होता है, बट ये ऑब्जेक्टिवली एक बहुत बड़ा एविडेंस होगा कि हाँ यार उसको है। अब उसको मैं 15 दिन देखता रहूं ईजी लगा के, वो उठता है तो उसको बीटा वेव्स आती हैं, तो मैं क्या कहूंगा, ये वो है, मैं लिंगरा रहे या नहीं है? मेलिंगरर है। हाँ, वो उठ के अगर चलना शुरू हो जाता है और उसकी सारी बीटा वेव्स आ रही होती हैं, तो मैं यही कहूंगा ना कि ये तो मलिंगरर है, साफ ज़ाहिर है, अगर इसको मलिंगरर ना होता तो डेल्टा वेव्स आती। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो एनरेम पैरासोमनियाज में मरीज होता है तो उसकी डेल्टा वेव्स आ रही होती हैं, बीटा या अल्फा नहीं होती, ठीक है, थीटा नहीं होती, डेल्टा होती हैं। और अगर हम लोग उठ के ऐसे चलना शुरू हो जाएंगे,
कॉन्शियसली चलना शुरू हो जाएंगे तो हमारी बीटा वेव्स आएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यस। डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसी तरह से अगर एक बच्चा है, वो मैं देखता हूँ कि उसको नाइट टेरर है, मैं देखता हूँ कि अच्छा वो स्लीप वॉक कर रहा है, तो वो यही है। उसकी पोलिसोमनोग्राफी करते हैं, ईजी करते हैं, तो उसी के थ्रू देखेंगे कि हाँ वो ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तो पोलिसोमनोग्राफी के अंदर हर चीज देखी जाती है, उसकी मूवमेंट देखी जाती है, वो क्या कर रहा है, उसका सांस लेना, उसकी SpO2, हर चीज देखी जाती है, साथ में EG भी हो रही होती है। तो अगली हमारी जो है वो यही है। देखिए, डीप स्लीप के अंदर आपने देखा होगा हमारे पास ना ये आजकल नई ये वॉचेस आ गई हैं, ये बैंड आ गए हैं, तो वो बता देते हैं कि अच्छा आप डीप स्लीप में इतना रहे, आप इतना देर सोते रहे। आपको क्या लगता है वो कैसे देखते हैं कि डीप स्लीप में आप कितना रहे? उनको कैसे पता चल जाता है वॉच को? जो हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते होंगे उस उसको वो मॉनिटर करता है। एग्जैक्टली, जैसे बिल्कुल बिल्कुल इसी को हार्ट करता है। रेट और बिल्कुल इसी को देखें, तो इसका मतलब ये है कि स्लीप के दौरान हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं। तो जैसे क्या होता है, डीप स्लीप के दौरान हमारा हार्ट रेट सबसे कम है, हमारी जो सांस लेने की रफ्तार है वो सबसे कम है, हमारा जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है। जो ही बंदा N1 में जाता है, N2 में जाता है, उसके ये नीचे आना शुरू हो जाते हैं, उसका ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाता है, उसकी पल्स नीचे आना शुरू हो जाती है, उसके रेस्पिरेटरी रेट कम होना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब हम सोते हैं तो हमें थोड़ी सर्दी लग रही होती है, और जब हम उठते हैं तो वही हमें गर्मी लग रही होती है। मतलब रात को सोते हुए हमें लग रहा होता है कि थोड़ी थोड़ी सर्दी है। तो कहने इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो जिस्म का टेम्परेचर है वो नीचे जाता है सोते हुए। तो अब ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि डीप स्लीप के अंदर आपकी सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस नीचे होंगी। ठीक है, तो वो जो वॉच है, वो जो बैंड है, वो यही चीज डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि एक बंदा जो है वो डीप स्लीप में कितना रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमारी अगली है, वो थोड़ी सी जो है वो है रेम। ठीक है, अब जो रेम है, रेम के अंदर क्या है, आई मूवमेंट्स जो हैं वो रैपिड हैं। ठीक है, आई मूवमेंट्स क्या हैं, वो रैपिड हैं, इसीलिए इसको कहते हैं रेम। अब हमारा जो पिछले वाली स्टेजेस थी, उसमें अगर मैं पूछूं, किससे पूछते हैं, आमना से पूछते हैं। अच्छा आमना, आप बताओ कि एसिटाइल कोलिन डीप स्लीप में कितना होगा? सॉरी सर, मैंने ना अभी दोबारा ज्वाइन किया है, मेरा नेट का इशू हो गया था। वैसे एसिटाइल एसिटाइल कोलिन, कोलिन। एसिटाइल कोलिन को तो कम होना चाहिए ना स्लीप के अंदर। ये तो सोने लिया था, ठीक है, इसलिए भाग नहीं हाँ जी, सकती। इसके आगे नहीं सुना। हाँ, तो फिर तो क्या होना चाहिए डीप स्लीप में? एसिटाइल कोलिन कम होगा डीप स्लीप में। हाँ, अच्छा आप बताओ लैलोमा, कम होना चाहिए ना इसको डीप स्लीप में, या नहीं? लैलोमा लेट आई थी। हाँ मैं लेट आई थी। उसके अंदर हमने पहले पढ़ा था वो, चलो, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे हैं जो अवेक रखते हैं, और कुछ है जो हमें स्लीप की तरफ लेकर जाता है। तो जो अवेक रखते हैं उनको कम होना चाहिए, और उस अवेक में जो सबसे बड़ा है वो एसिटाइलकोलिन है। ठीक है, इसलिए मैंने बात भी एग्जांपल भी दी थी, जैसे डिमेंशिया के पेशेंट हैं उनको हम एसिटाइलकोलिन देते हैं ताकि उनकी जो अलर्टनेस है, उनकी जो कॉग्निशन है वो बेहतर हो जाए। तो अब हम एक बंदा जब सो रहा होगा तो ये नीचे जाएंगे। सिर्फ ये नहीं होता, साथ में नॉरएपिनेफ्रिन भी है, साथ में आपका कॉर्टिसोल भी है, साथ में आपका और भी कुछ है, और वो है ओरेक्जन और बाकी चीजें। खैर उनको भी हम थोड़ा बाद में नहीं तो देखेंगे। अच्छा हाँ, अब मुझे बताएं कि एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन सबसे नीचे है, ऐसे है कि नहीं है? क्योंकि डीप स्लीप है, उसको सबसे नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे इस स्टेज के अंदर उल्टा हो जाता है। ये जो रेम है, इधर ही फिर एमसीक्यूज बनते हैं। यहाँ पे हर चीज उल्टी है। है स्लीप की स्टेज, लेकिन है सारा कुछ उल्टा।
ठीक है, तो इसिटाइल कोलिन को क्या होना चाहिए यहाँ पे, कम या ज्यादा? ज्यादा। हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे इसिटाइल कोलिन सबसे ज्यादा होता है, काम चेक करो इसके। हम्म। तो वो आपसे पूछेंगे कि एसिटाइल कोलिन जो है रैम में क्या है उसको, तो आप कहेंगे रैम स्लीप में तो कम होता है, तो उसको तो नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, रैम में जो एसिटाइल कोलिन है वो सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, इसके अलावा जब आप बाकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखेंगी वो भी उल्टी होंगी। यहाँ पे हार्ट रेट भी ज्यादा है, यहाँ पे रिस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। ऐसे लगेगा कि जैसे बंदा अवेक है। क्या लगेगा? कि जैसे बंदा अवेक है। अवेक है, ऐसा लगेगा कि जैसे ये बंदा तो अवेक है, क्योंकि इसकी सारी चेंजेस तो ऐसी हैं, रेस्पिरेटरी रेट भी ज्यादा है, पल्स भी ज्यादा है। हालांकि वो अवेक नहीं होगा, वो तो रेम में है। इसीलिए इसीलिए आपने ये पॉइंट लाजमी याद रखना है एसिटाइल कोलिन वाला। और बाकी जब हम ईईजी करेंगे, ईईजी के ऊपर हमें 60 वेव्स नजर आएंगी। क्या नजर आएगी? 60 टूथ वेव्स नजर आएंगी। नॉर्मल जैसे हमारे पास डीप स्लीप या इस तरह की होंगी वो नहीं, जैसे डेल्टा वेव्स वगैरह हैं वो नहीं होंगी। इसमें हमें 60 वेव्स नजर आएंगी, ठीक है। अब 60 वेव्स किस तरह की होती हैं ये, मैं खैर ज्यादा तो वो नहीं, इस तरह की थोड़ा, ठीक है, इस तरह की थोड़ी होती हैं। तो नॉर्मल जैसे हमारा ये होती है ना वेव, ऐसे होती है ना, उसकी बजाय ऐसे नजर आएंगे, थोड़ा करीब ऐसे ही है। तो 60 वेव्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे। तो अब जो जो रैम है, अब उसमें और डीप स्लीप के अंदर हम देखते हैं चीजों को। डीप स्लीप के अंदर हमने देखा था कि डेल्टा वेव्स थी जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 से कम थी। फिर उसके अंदर पैरासोमनियास थे, एनरेम पैरासोमनियास थे। और इसके अलावा हमारे पास और क्या था, एन्यूरिसेस इसमें थी। इस स्टेज की एक और अच्छी चीज वो है इसके दौरान एक हार्मोन रिलीज होता है। कोई बता सकता है उस हार्मोन का नाम क्या है डीप में? ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। वेरी गुड, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। हमने लगता है टॉप करेगी। पता नहीं सर। टॉप करना है या पास, बस पास हो जाए, टॉप करके क्या करना। चले, अच्छी बात है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। तो अब आप इस स्टेज की अच्छी बातें क्या है? एक तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया, आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो कौन से स्टेज में रिलीज होता है, और इसकी अच्छी चीज क्या है इस स्टेज की, डीप की? तो मसल रिस्टोरेशन होती है, मतलब वो अ- आपकी जो फटीग वगैरह रिकवरी होती है वो डीप स्लीप में ज्यादा होती है। वेरी गुड, शाबाश। इसके अंदर बेसिकली जो रिस्टोरेशन है ना, वो इसी के अंदर है, ठीक है। जो फटीग का खत्म होना है, इसीलिए जब आपके पास पेशेंट आएगा वो कहेगा कि मेरी मैं जब उठता हूँ तो मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, मुझे थकावट रहती है। तो वो डीप स्लीप की कम होगी उसकी। तो डीप स्लीप जिसकी कम होगी उसमें थकावट होगी, फटीग होगा वो, तो वो इसमें है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इसी में बेहतर होता है, ठीक है। तो समझ लो वो ऐसे अपने आप को तेज करता है। वो भी उसकी रिप्लेनिशमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेज के अंदर हैं। जो जो जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ों को साफ करना है, ठीक है, जो जो टॉक्सिक मटेरियल्स की सफाई वगैरह है वो भी इसी स्टेज के अंदर होती है। तो ये स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एनरेम पैरासोमनियास है, फिर ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, फिर जो है वही रिप्लेनिशमेंट है, एनर्जी रिस्टोर होती है, इम्यूनिटी रिस्टोर होती है, ठीक है, वो डीप में होती है। अब रेम जो है वो हमने बात की थी कि बॉडी जो है वो हो बॉडी जो है वो क्या है, पैरालाइज्ड है। क्या है? एनरेम के अंदर बंदा समझ लो जाग रहा है, लेकिन उसकी बॉडी पैरालाइज्ड है।
क्यों? क्योंकि हम ईजी देखते हैं तो वो तो समझ लो कि 60 वेव्स हैं, उसकी रिस्पिरेशन ज्यादा है, उसकी सारी चीजें, वो तो लगेगा कि बंदा जाग रहा है लेकिन हरकत नहीं कर रहा। एसिटाइल कोलिन भी ज्यादा है, और एक और हार्मोन जो हमने कहा था स्लीप वाला हार्मोन है गैबा, वो भी ज्यादा है। ठीक है। हाँ। तो कमरा। गैबा भी ज्यादा है और एसिटाइल कोलिन भी ज्यादा है। अब गैबा क्या है? गैबा क्या करता है? ये जो हम देते हैं, किसी को डायज़ेपाम देते हैं या मिडाज़ोलैम वगैरह देते हैं, तो उसके मसल रिलैक्स हो जाते हैं या नहीं? हो हो जाते जाते हैं। हैं। हो जाते हैं ना। तो जब गैबा बढ़ा हुआ होता है, उसका काम ये होता है कि वो जो हमारे वोलेंट्री मसल्स हैं उनको समझ लें क्या कर देता है, उसको खराब कर देता है, उसकी जो टोन है उनको खत्म कर देता है, एटोनिया कर देता है। क्या कर देता है उनमें? एटोनिया। एटोनिया। गैबा है, और दूसरा एक और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो भी साथ उसके लग जाता है, वो उसकी बात मान लेता है, वो है ग्लाइसिन। ठीक है, गैबा अपने साथ इसको भी इसमें मिला लेता है, और दोनों क्या करते हैं, गैबा और ग्लाइसिन एटोनिया करते हैं। अब वो रेम में है, लेकिन एसिटाइलकोलिन भी उसका ज्यादा है, गैबा भी ज्यादा है, ग्लाइसिन भी है, उसके मसल्स में एटोनिया है। अब वो ड्रीम अगर देख रहा है, ठीक है, तो वो एक्ट नहीं कर रहा। उन ड्रीम में क्या नहीं कर रहा? एक्ट नहीं कर रहा। क्या रीजन है, क्यों नहीं एक्ट कर रहा होगा? गाबा मसल गाबा एटोनिया हाँ, जो की वजह गैबा से। गैबा है और ग्लाइसिन है, उन्होंने उसको क्या किया हुआ है, उन्होंने उसको कंट्रोल। एटोनिया। एटोनिया कर दिया हुआ है। अब ऐसी जगह जहां पे जो गाबा है और जो हमारा ग्लाइसिन है, वो बेचारे अगर फेल हो जाए, मतलब वो काम ना कर पाए, उस मसल को रिलैक्स ना कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? रैम स्लीप और बिहेवियर डिसऑर्डर। हाँ, वेरी गुड। तो उसकी वजह से रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर होगा। ठीक है। तो रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, फिर इसका मतलब ये है कि किस चीज की कमी है? गाबा लाइसिन। गाबा की। तो अब वो बंदा जो ड्रीम देख रहा है उस पे एक्ट भी कर रहा है। अब ये चीज, इसीलिए हम जब इसके लिए दवाई देते हैं तो वो कौन सी देते हैं? बेंजो। बेंजो देते हैं। वेरी गुड। जैसे हम इसके लिए जो दवाई है वो क्लोनेजिपाम ही है। क्यों? क्योंकि वो किस चीज को बढ़ाती है? गाबा। गाबा को बढ़ाती है। तो खैर आगे ये भी देखेंगे कि रेम स्लीप जो है वो, अब गाबा ये जो कम होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई न्यूरो डीजेनरेटिव चेंजेस आ रही हैं। मैं इस बात पे नहीं आ रहा कि उसको किसी वजह से है, वो भी हम देखेंगे आगे। जैसे कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है, या किसी की स्लीप डिप्राइव्ड है, या कोई डिप्रेशन है उसको, उस पे नहीं आ रहे अभी। अभी हम जा रहे हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और उसमें रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर आ गया है। इसका मतलब ये है कि उसका गाबा कम होने लग गया है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसी चेंजेस आ रही हैं ब्रेन के अंदर जो कि उसको तबाह कर रही हैं। तो इसीलिए ये जो रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है, ये आगे कुछ और डिसऑर्डर्स को भी बताता है कि ये होने वाला है आगे। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं? पार्किंसंस के साथ। वेरी गुड। एक तो पार्किंसंस है, शाबाश। और देखिए न्यूरो डिजेनरेटिव कोई और भी हाँ। है। एलबीडी है, लीवी बॉडी डिमेंशिया है, पार्किंसंस डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, एमएनडी है। तो ये प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि बंदे को ये होने वाला है आगे उसकी लाइफ में। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका गैबा
कम रहने लग गया है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है, जितना नजर आता है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ रही है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ समझ आ डॉक्टर। रही है। चले ठीक है। तो रेम जो स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए इसलिए हम गैबा जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, खतरा क्या होता है? कोई खतरा भी हो सकता है जिसको रेम स्लीप बिहेवियर हो रहा हो, तो कोई खतरा हो सकता है उसको? ड्रीम को वो करेगा ना, एक्ट आउट, किसी को तो उससे क्या नुकसान होगा? वगैरह दे। हाँ, उससे पार्टनर को नुकसान है। अभी एक मैंने हम्म। रिसेंटली एक पेशेंट देखा तो सही वाला, उसने मुझे कहा कि वो ना, उसके साथ वो लाइक वो उसका जो हस्बैंड है ना, तो वो कह रहा था कि मैंने उसका मुक्का ऐसे रोका, नहीं तो मैंने तो मर जाना था आज। मतलब ऐसे हंस भी रहा था बेचारा, उसने कहा मैंने अपनी जो वाइफ है ना उसका ऐसे मुक्का रोका है। तो लिटरली वो खुद भी हंस रहा था, मुझे भी हंसी आ गई। मैं कहा वाकई यार, अब उसको बेचारे को मार देता, ना वो लोगों ने तो नहीं मानना था कि इसने नींद में मारा है, तो वो तो उसको स्टिग्मेटाइज कर देते बेचारे को। तो इंजरीज हो सकती हैं, सही वाले इंजरीज हो सकती हैं, तो इसीलिए इसको देखना बड़ा जरूरी होता है। तो खैर, अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है इस बंदे को? फॉर एग्जांपल ये चीज, जैसे हमने एन रेम पैरासोमनिया पढ़े थे, उसमें भी हो सकता है कि एक बंदा जो है वो, उसमें तो नहीं होता ना, उसमें तो पैरालिसिस नहीं होता, उसमें भी हो सकता है, उसमें भी वो ऐसा कर सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये रेम स्लीप बिहेवियर है? वो रिकॉल का होगा ना। वेरी गुड, बिल्कुल। एक तो होगा रिकॉल, कि वो जो ड्रीम उसको अगर याद है तो इसका मतलब ये है कि वो एन रैम रेम। में नहीं है, रैम में है। वेरी गुड। और और दूसरा ईईजी, ये नहीं भूलनी है आपने। तो सही। जो ऑब्जेक्टिव हमने देखना है ना, ऑब्जेक्टिवली वो ईईजी ही है। हम ईईजी में देखेंगे कि वो कौन सी स्टेज के अंदर जो है ऐसा करता है, तो वो ईईजी में करता है। तो रिकॉल तो मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन जवाब है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर देखेंगे तो वो ईईजी में होगा। इसीलिए हम इसको, जो ड्रीम वाली चीज है उसको हमने जो नाइट मेयर कहते हैं, और एक जो है वो नाइट टेरर्स होते हैं। तो ये जो अभी रिकॉल वाली बात की है, ये इस, नाइटमेयर्स में। हाँ बिल्कुल, तो ये भी इसी चीज से जो है ना हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कि अगर उसको रिकॉल है, वो कहता है हाँ मेरे पीछे मॉन्स्टर लगा हुआ था इसलिए मैं चीखे मार रहा था, तो इसका मतलब है कि वो रिकॉल है, इसका मतलब वो नाइटमेयर है। लेकिन अगर एक बच्चा उठता है, ऐसे चीख मार के उठता है, और उसको जगाना भी बड़ा मसला होता है, माँ बाप उसको जगाते हैं कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और वो उठता नहीं और वो सो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो डीप स्लीप में है। किस में है? क्योंकि डीप स्लीप से उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसको, वो किस में है? एन रेम के अंदर है। और उसको जो ये पैरासोमनिया हुआ है वो एन रेम पैरासोमनिया, रेम पैरासोमनिया नहीं है। ये समझ आ गई है? ये से। ठीक है। तो अच्छा, ये सारे इसलिए इन पे टाइम लगा रहे हैं क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब हमने फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, और उसका उसको स्लीप वॉकिंग है, बच्चा है, 9 साल का बच्चा आ जाता है, 10 साल का आता है, और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ये स्लीप वॉक करता है। क्या करेंगे उसको? सेफ्टी का ज्यादा वो करेंगे ना, क्यों? अच्छा, सेफ्टी पे क्यों काम कर रहे हैं, उसको दवाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि एज के साथ पे वो बेहतर हो जाते हैं वेरी गुड, विद टाइम। वेरी गुड। असल में जो हम लोग हैं ना, हम लोगों ने इस पे जो एनरेम पैरासोमनियाज है उन पे काम नहीं किया हुआ, मतलब साइकेट्री वालों ने या न्यूरोलॉजी वालों ने ज्यादा। तो इसके ऊपर जो जो इसकी मैनेजमेंट है वो, लाइक
हम लोगों को सच्ची बात है कि उसकी पता भी नहीं है कि करना क्या है, क्योंकि इसके ऊपर ना रिसर्च बड़ी कम है। तो जिन बच्चों को ये होते हैं या जिन पेरेंट्स के होते हैं ना, वो उनमें बड़ी शेम होती है उनको, वो बड़े डिप्रेस होते हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये कि सेफ्टी का होता है, ये हमारे लिए मतलब कहना बड़ा आसान होता है कि ये तो सही हो जाएगा, बट जिन पेरेंट्स को होता है उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन वो मसला ये है कि रिसर्च है ही नहीं प्रॉपर, हमें सही वाले ब्रेन के एरियाज ही नहीं डिफाइन हो पाए। तो इसीलिए अब फिर हम यही करते हैं कि वो आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है कि हम उनको रीअश्योर कराते हैं कि सेफ्टी का ख्याल रखें, और ताकि बच्चा जो है वो कहीं गिर ना जाए, कहीं पे ये ना हो जाए, बट हमने उसमें कोई दवाई वगैरह नहीं देनी। ठीक है, गुड। अच्छा, स्लीप वॉकिंग आ गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर रेम बिहेवियर डिसऑर्डर वाला आया था तो हमने क्या किया था? Um, उसमें हम क्या करते हैं? बताया तो था अभी, आप फिर लोगों ने बेंजोस दी थी ना उसमें तो। benzodiazepines. हाँ, तो बेंजो देंगे ना, उसको तो दवाई देंगे, उसका तो हमें पता है कि गैबा कम हो जाता है तो गैबा को बढ़ाना है। ठीक है। अब दो कॉन्सेप्ट हैं, उनको अच्छे से याद रखना है, और वही कॉन्सेप्ट आपके हर जगह पे यूज होंगे। ठीक है। अब मिसाल ये है एक चीज, ये दरमियान में है, और ये एक चीज है। इसको मैं कहता हूं रेम लेटेंसी। क्या कहता हूँ? रेम लेटेंसी। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यूज इसी जगह से ठीक होंगे। ये रेम है और ये एन रेम है। ठीक है। अब एक दूसरा बंदा आता है, उसका ये है और ये है, और एक और बंदा आता है, उसका ये है। इस तीनों में क्या फर्क है? Duration का फर्क है. ठीक है। Going into them. हम्म, गुड। हाँ, बताओ आमना, क्या फर्क है तीनों में? इसमें, इसमें, इसमें। फिर टाइम ऑनसेट का फर्क है ना, एन रैम से रैम की जो ट्रांजिशन है वो फर्क है। जो सबसे लास्ट वाले हैं उनकी सबसे कम है रैम लेटेंसी, दरमियान वाले की सबसे ज्यादा है, और तो सबसे ऊपर वाले की दरमियान हाँ, में। वेरी गुड। अच्छा, तो रेम लेटेंसी की समझ आ गई है कि रेम के स्टार्ट होने से पहले वाला जो उसका पीरियड है। ठीक हम्म, है। अब अगर किसी की रेम लेटेंसी कम होगी, जैसे ये है, उसमें रेम का ऑनसेट जल्दी होगा या लेट होगा? जल्दी हो जाएगा ना, रैम जल्दी आ जाएगी। तो फिर उससे क्या होगा? रिस्टोरेशन नहीं होगी बॉडी में, जब वो ज्यादा स्लीप का टाइम रैम में स्पेंड होगा तो सुबह जब वो उठेंगे तो ज्यादा टायर्ड होंगे, और ड्रीमिंग भी उनको ज्यादा होगी। वेरी गुड। और हमारे पास जो डिसऑर्डर हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रेम लेटेंसी की बात की, ये मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये है रेम की डेंसिटी। क्या है? रेम की। लेंस पे। अगर रेम लेटेंसी कम होगी तो रेम की डेंसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मतलब वो ज्यादा रेम में रहेगा या नहीं रहेगा? ज्यादा होगी. बढ़ जाएगी। अगर रेम की लेटेंसी बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। Hmm. नहीं सर, अगर लेटेंसी कम होगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ, ये उल्टी होती है। तो हाँ, रैम की लेटेंसी बढ़ने से, क्यों? क्योंकि अभी उसको रैम में जाने के लिए ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, तो साइकिल्स तो सेम है। साइकिल तो वो तो है तो 6 घंटे, नींद 7 घंटे, 8 घंटे टोटल, तो वो तो सेम है। अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा रैम तक पहुंचने में, तो वो उसकी लेटेंसी बढ़ रही है, लेकिन डेंसिटी कम हो रही है। और अगर उसकी
लेटेंसी कम हो रही है तो डेंसिटी बढ़ रही है। अब यही चीज जो है यही आपको फायदा देगी हर तरह की चीजों में। इसको रट्टा लगा लें, इसको याद कर लें। अब हमारा जो एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है डिप्रेशन, क्या नाम है उसका? डिप्रेशन। वो रेम की लेटेंसी को क्या करेगा? कम कर देते हैं। वो कम कर देता है। वेरी गुड। जिसकी वजह से बंदा जो है वो ज्यादा रैम में रहता बस, है, उसकी डेंसिटी बढ़ और जाती है, फटीग बढ़ गई। ड्रीम ज्यादा आते हैं, थकावट ज्यादा उसको रहती है, रेस्टोर नहीं होता, एनर्जी फटीग रहने लग जाती है। ये तो बात समझ आ गई है। डॉक्टर खाली इसको रिपीट कीजिएगा कि लेटेंसी कम से मतलब ये है कि रैम में जो उसने जाना था वो लेट जा रहा है। ना ना ना, लेटेंसी कम होने से मतलब ये देखें उसके दो चीजों के दरमियान वाला। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप एक जगह पे दूसरी जगह मूव करना है। जैसे आपने रहीम यार खान से मंडी भाउदीन जाना है, आपको एक टाइम लगता है। इसी तरह अगर आपकी फैमिली शिफ्ट हो जाए मुल्तान, और मुल्तान से रहीम यार खान, आप जल्दी पहुंचेंगे या देर से पहुंचेंगे? जल्दी पहुंचेंगे। तो आपकी लेटेंसी क्या हुई है? कम हुई है। क्या हुई है? लेटेंसी कम हुई है। कि उससे वहां तक पहुंचने का जो सफर है वो कम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। आपके पास अगर 10 घंटे थे फैमिली के साथ गुजारने के लिए, लेटेंसी कम हो गई है, तो आप ज्यादा उनके साथ टाइम गुजारेंगे ना। ठीक हो गया। अब मंडी से तो आपको 9 घंटे लगेंगे, फिर 1 घंटा जो है वो आपका बचेगा, तो आप कहेंगे बस ठीक है वापस चलो। तो ये वाला पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये समझ आ जाता है ना, आपको फिर किसी चीज के लिए कोई रट्टा लगाने की आगे जरूरत नहीं है। वो बताता हूँ क्या, सारे इसी चीज के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये जो रैम की लेटेंसी कम हुई है, बेसिकली उसकी वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ी है। अब कहीं से तो उसने स्लीप को निकालना है ना, तो वो डीप स्लीप कम कर देगा। कि वो जो ही स्टेजेस हैं उनसे वो जंप लगा के वो पहुंच रहा है रैम तक। तो डीप में वो टाइम कम स्पेंड कर रहा है, रैम में ज्यादा करने के लिए उसने क्या किया, जोर से जल्दी से जंप लगाया है। वो उसने 25 मिनट 30 मिनट वहां गुजारने की बजाय ज्यादा टाइम वो चाहता है मैं रैम में गुजारूं, क्योंकि लेटेंसी जो कम हुई है। नॉर्मली एक हम्म। लेटेंसी है ना, नॉर्मली तो एक लेटेंसी है 25 मिनट की लेटेंसी है। अब वो कम हो गई है, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट की हो गई है। तो वो 10 मिनट हम्म। डीप में गुजारेगा, और 35 मिनट किस में गुजारेगा, या 40 मिनट जो उसने 15 मिनट रैम। वहां से वो रैम में। तो ये दोनों उल्टे होते हैं। अगर ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे लेटेंसी ज्यादा है, तो मतलब वो टाइम जो है वो ज्यादा इधर गुजारेगा रैम की बजाय। ठीक है। ठीक है। तो अब हमारा डिप्रेशन इस चीज को कम कर रहा है। अब हमारी जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो क्या करती हैं? एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करती हैं, इसको बढ़ा देती हैं। एंटी डिप्रेसेंट क्या करती हैं? रैम की लेटेंसी को बढ़ा देंगे। उससे क्या होगा? उस बंदे की डीप स्लीप बढ़ेगी या नहीं? हाँ बताओ आमना, बढ़ेगी? तो डीप स्लीप बढ़ जाएगी। हाँ, तो अगर कोई आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी दवाई है जिसकी वजह से एक बंदे की डीप स्लीप बढ़ जाती है, तो आप क्या बताएंगे, कौन सी दवाई है? एंटी एंटी डिप्रेसिव। डिप्रेसिव। यस। क्यों? किस मैकेनिज्म के थ्रू? क्योंकि इधर वो बढ़ा रही हैं, इधर लेके आ रही हैं। अब यही वाला रूल यूज होता है। आप लोगों ने वैसे नार्कोलेप्सी तो पढ़ ली होगी, नहीं तो उसको भी पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा नार्कोलेप्सी के अंदर जो कैटापिलेक्सी होती है उसमें होता क्या है, मतलब वो है क्या चीज? बताओ आमना, क्या होता है वो? सर इमोशनल ट्रिगर की वजह से सडन वीकनेस होती है जिसमें वो रैम की तरफ जाके सडन बाउट्स ऑफ स्लीप्स आते हैं उसके, हाँ मतलब वीकनेस है बेसिकली कैटाप्लेक्सी जो है। हाँ, वीकनेस को अभी छोड़ो, अभी स्लीप वाले पार्ट के ऊपर आओ। वीकनेस वाली कहानी जो है उसको छोड़ो अभी। ये बताओ उसको होता क्या है, स्लीप वाले लेवल पे क्या होता है? रैम में चला जाता है ना, तो सर मसल पेशेंट टोन उस पर चला जाता है। वेरी गुड। हाँ, ये वाला मसल टोन कम ये होता वाली अभी कहानी पढ़नी है। कि वो क्या है, वो रैम में डायरेक्ट इंट्रूजन होती है। रैम में क्या होती है, उसकी डायरेक्ट है। इंट्रूजन होती है।
हाँ, अब इसका मतलब है उसकी जो रेम की लेटेंसी है उसको अगर हम बढ़ा दें तो उसकी कैटापिलेक्सी को बेहतर किया जा सकता है। ऐसे है कि नहीं है? ऐसे ही है। ऐसे ही। वो हाँ, जंप लेट करे, मतलब वो जंप। वो जंप ना करे, इसीलिए हमारे पास जो एक दवाई इस्तेमाल होती है उसका नाम क्या है? फ्लॉक्सिटीन है। क्या है? फ्लॉक्सिटी। हाँ, फ्लॉक्सिटीन है। इसीलिए हमारे पास जो है वो क्लोमिप्रामीन यूज होती है। असल में ये जो डेंसिटी को बढ़ा रही है वो दवाई नहीं बढ़ा रही, वो सीरोटोनिन बढ़ा रहा है। वो क्या बढ़ा रहा है? सीरोटोनिन। तो इसीलिए अगर ये कोई आपसे पूछे कि ये जो ये जो रेम की लेटेंसी बढ़ जाती है उसमें कौन सी दवाई जो है वो बढ़ाती है, तो आप कहेंगे कि एंटी डिप्रेसेंट्स। वो कहेगा कौन सी एंटी डिप्रेसेंट, तो फिर आप कहेंगे मोस्टली एसएसआरआईज। एसएसआरआईज हमने क्यों कहा है? क्या वजह है? सीरोटोनिन अवेलेबल करवा रही है वो। तो असल काम किसका है? सीरोटोनिन का। तो टीसीए में डॉक्टर लैलोमा बताएंगी। जी डॉक्टर लैलोमा, टीसीए के अंदर कौन सी ऐसी एंटी डिप्रेसेंट है जो सबसे ज्यादा सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है? फ्लॉक्सिटी। टीसीए, टीसीए। हाँ, डॉक्टर आमना इजाज आप बताएं। डॉक्टर अनम नवाज आप बताएं कोई। हाँ बता। क्लोमिप्रामिन। क्लोमिप्रामिन। इसीलिए तो उसको ओसीडी में दिया जाता है, क्योंकि ओसीडी में हमें सेरोटोनिन की मिकदार को ज्यादा चाहिए, इसीलिए तो ओसीडी में है वो यूज होती है। तो अब वो क्या करेगी, वो इस ये जो ये वाली चीज है ना इसको बढ़ा देगी। ये जो रेम की लेटेंसी है उसको बढ़ा देगी, इसलिए वो यहाँ पे यूज होती है। तो कोई आपसे पूछे अच्छा सेरोटोनिन का क्या इफेक्ट है, तो आप कहेंगी अगर सेरोटोनिन ज्यादा होगा वो रेम की लेटेंसी को बढ़ा देगा। इसका मतलब ये है कि ये रेम को सप्रेस करता है। ये रेम को क्या करता है? सप्रेस। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। रैम को सप्रेस करने का क्या मतलब है? कि रैम को दबाता है, कि रैम को नहीं तो आने देता। डीप स्लीप को बढ़ा देता है क्योंकि हाँ, ड्यूरेशन तो सेम रहेगा। हाँ, अब डीप स्लीप को बढ़ाता है, रैम को सप्रेस किया जा रहा है। अब एक और भी प्रॉब्लम है। रैम जो है वो है, वो कहते कहते औरत साम्राज्य वाली चीज। वो कहता है मुझे जो दबाएगा मैं उल्टा उसके ऊपर हमला करूंगी, ठीक है। तो रैम में क्या होती है टेंडेंसी? रीबाउंड की। रैम क्या करती है? रीबाउंड रीबाउंड। करती है। रीबाउंड करती है। रैम को जितना दबाया जाता है वो उतना रीबाउंड करती है। अब इसीलिए जब हम ये एंटी डिप्रेसेंट जैसे फ्लॉक्सिटीन है स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है, उसके अंदर रीबाउंड जो है वो आता है। और इससे ये होता है उसके ड्रीम्स विविड हो जाते हैं। वो इतना तेजी से उसकी इतना साफ रहम होती है कि वो ये फर्क भूल जाता है कि मैं ख्वाब देखा था ये हकीकत में हुआ था। उसके इतने, इसलिए जब ये लोगों को ये फ्लॉक्सिटीन या ये इन पे स्टार्ट कराया जाता है एसएसआरआई पे, तो कुछ लोग आके कहते हैं कि हमें विविड ड्रीम्स हो रहे हैं। अब हमारे ड्रीम्स इतना क्लियर हो गए हैं, क्योंकि वो जितना रैम होती है वो बिल्कुल ऐसे उनकी क्लियर कट, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि ख्वाब होते हैं। और उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि हकीकत में थे या सच में थे। वो सॉरी, उसमें ख्वाब था। तो तो कहने का मतलब ये है कि रैम जो है वो रीबाउंड करती है। इसलिए स्टार्ट में वो मुकम्मल कोशिश करती है कि वो जल्दी से जितना वो अपना टाइम पूरा करे। इसलिए स्टार्ट में लोगों को विविड ड्रीम्स होते हैं। खैर, कैटापिलेक्सी के अंदर, इसलिए कोई आपसे पूछे कि कैटापिलेक्सी के अंदर कौन सी दवाई देनी है, तो आपको पता हो कि कौन सी देनी है। वो इसलिए हमने रखी हुई है एंटी डिप्रेसेंट। इसलिए हमने फ्लॉक्सिटीन को पहले नंबर पे रखा हुआ है, इसलिए हमने क्लोमिप्रामीन को पहले नंबर पे रखा हुआ है, क्योंकि वो सेरोटोनिन को बढ़ाएंगे। सेरोटोनिन बढ़ेगा तो रैम की लेटेंसी जो है वो बढ़ेगी। रैम की लेटेंसी बढ़ेगी तो रैम की डेंसिटी कम होगी। तो ये देखें, चार पांच जो एमसीक्यूज हैं, छह इकट्ठे जो इस तरह के आते हैं, वो आपके इसी सिर्फ चीज से क्लियर हो जाएंगे।
ऐसे है या नहीं है? ऐसे है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्टेजेस हैं वो समझ आ गई हैं या इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ आ गई है सब। अच्छा, कोई और दवाई है जो कि रैम की डेंसिटी को कम करती है? आमना बताओ, कोई और दवाई है? नहीं सर, अभी जेन में नहीं है, मतलब वो भी। कोई तो होगी। सोडियम ऑक्सीडेट है ना? कौन सी? सोडियम ऑक्सीडेट। नहीं नहीं, सोडियम ऑक्सीबेट का और मैकेनिज्म है। वो अच्छा। वो उस तरह से आपकी बात ठीक है। वो डीप स्लीप को बढ़ाती है तो उसको थोड़ा सा कम कर सकती है, लेकिन वो उसका बेसिकली रेम के साथ ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है। वो उस तरह से कुछ हद तक आपकी बात ठीक है। लाइक मैं उसको मुकम्मल तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट है। एक और जो है वो है बेंजोस। बेंजोस भी कम करती है। बेंजो की ये है आदत है कि बेंजो दोनों चीजों को कम करते हैं। मसला ये है, बेंजो रैम को भी कम करती हैं और बेंजो डीप स्लीप को भी कम करती हैं। तो वो ऊपर वाली जो स्टेजेस है ना उनको बढ़ाती हैं। इसीलिए लोग जो बेंजो के बाद ना वो लाइक उनकी डीप स्लीप कम होती जाती है। तो बेंजो लेने के बाद वो फ्रेश नहीं फील करते ज्यादा। शुरू की बात नहीं कर रहा, मतलब जब थोड़ा आगे चलते जाती हैं। तो इसलिए वो कौन सी चीजों में बेंजो अच्छी होगी, मतलब कहाँ पे देनी होगी आपने, या वहां पे फायदा होगा उसका? जहाँ पे वो कहते हैं कि फौरन नींद आ जाए। एग्जैक्टली exactly, जहाँ पे हमें इनसोम्निया स्लीप ऑन सेट इनसोम्निया हो, जहाँ पे ठीक है कहे उसको स्लीप आ ही नहीं रही, तो वहां पे चूंकि उसकी जो स्लीप लेटेंसी है, जैसे यहाँ पे हमने रेम की लेटेंसी पढ़ी थी, इसी तरह एक स्लीप की लेटेंसी भी होती है। क्या होती है स्लीप की लेटेंसी? ऑनसेट ऑफ स्लीप। हाँ, स्लीप की लेटेंसी ये होती है कि जब आपने आंखें बंद की हैं, सोने के लिए चले गए हैं, और जब आपकी स्लीप स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे भी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो उनको लगता है कि डीप स्लीप जब तक नहीं आती। डीप स्लीप की बात नहीं, N1 की बात है। अगर N1 जब जब उनके, और N1 बड़ी जल्दी आ जाती है, 5 to 10 मिनट्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये स्लीप की लेटेंसी जो है उसको क्या कर देती हैं, ये कम कर देती हैं। बेंजो किस चीज को कम करती हैं? स्लीप लेटेंसी को। तो वो जो ही खाएगा, तो आपने कभी बेंजो लिए? आप में से किसी ने बेंजो लिए? नहीं ली डॉक्टर खालिद। नहीं नहीं, कोई बुरी चीज नहीं है अगर ली भी है तो। नहीं नहीं, मुझे पता है बुरी चीज नहीं है, वैसे नहीं ली। हाँ, तो बेंजो खैर मैंने भी अभी तक नहीं ली, लेकिन यह है कि जिन लोगों ने ली है आप उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे हमारा ब्रेन जो है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे ऐसा लगता है क्यों? क्योंकि जो ही लेंगे गैबा ऊपर जाएगा, वो सारी एक्टिविटीज को क्या कर देता है, उनके थॉट्स, उनकी वो जो चीजें हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐसे बंद हो जाती हैं। तो और वो असल में रेम की जो स्लीप की जो लेटेंसी है उसको कम करती है, तो जिसकी वजह से बंदा सो जल्दी जाता है। तो इस तरह से आगे जो है उसको फिर, अच्छा, ये वाली चीज भी हो गई। हम्म। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने अभी पढ़े थे, कोई बता सकता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है, लाइक इनके सेंटर कौन कौन से हैं? एसिटाइल कोलिन न्यूक्लियस तो अकम्बेंस। एसिटाइल कोलिन्यूक्लियस एकम्बेंस नहीं। नहीं वो दो और एक तो वो राफे न्यूक्लियस है सेरोटोनिन ना, नाम की सेरोटोनिन वाला। और राफे से कौन सा निकलता है? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। सेरोटोनिन वहां से निकलता है, ठीक है। एक और सेरोलिस है, वहां से वो एपिनेफ्रीन वगैरह। हाँ, लोकस सोरेलियस जो है वो वहां से, नॉरएपिनेफ्रीन है। एक न्यूक्लियस बेसिलस ऑफ मेनार्ड है, उससे क्या निकलता है? वहां से एसिटाइल आता है। और डोपामीन कहाँ से आता है?
डोपामीन बड़ी, इतनी बड़ी बीमारी वाला याद नहीं है? बड़ी बीमारी वाला। नहीं यार। पार्किंसन वाला याद नहीं है डोपामीन? कौन सा एरिया होता है वो? तो ये सबस्टेंशिया नाइग्रा, वेंट्रल स्ट्राइएटम, न्यूक्लियस एकम्बिन्स, तो ये वहां पे होता है। ठीक है। substantial हाँ, तो डोपामीन ये हो गया। अच्छा, बाकी जो गैबा है वो हमने अभी भी एक एरिया पढ़ा था जहाँ से असल में स्लीप का जो सेंटर होता है वहां से ये रिलीज होता है। वो कौन सा था? प्री ऑप्टिक preoptic न्यूक्लियस हाँ प्रीवेंटिलेटर। हाँ, उसका एरिया, वहां से गाबा रिलीज होता है। तो खैर, अच्छा ये भी हो गए हैं। हम्म, बस। तो स्लीप एफिशिएंसी की एक टर्म है, इसका पता है क्या होती है स्लीप एफिशिएंसी? नहीं नहीं आइडिया इसका। स्लीप, देखें, एक होती है स्लीप, जैसे एक बंदा बेड पे गया है और उसमें और जो उसने स्लीप ली है उसमें फर्क है। ऐसे है या नहीं है? वो बेड पे कितनी देर रहा है, उसने असल में सोया कितना है? फर्क है। फर्क है ना। तो वो जितना देर सोता है, फॉर एग्जांपल वो सोता है, फॉर एग्जांपल वो सोया है अ, 6 घंटे, और बेड पे रहा है वो 8 घंटे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, मतलब जितना टाइम वो सोता है, जितना टाइम वो बेड में गुजारता है, इससे हम उसकी कैलकुलेट करते हैं स्लीप एफिशिएंसी, जिससे हमें पता चलता है कि असल में वो सोया कितना है। ठीक है, तो बेड पे जाना तो सुना नहीं होता ना, वो कोई कहे मैं 10 बजे सो जाता हूँ बेड पे, तो वो 10 बजे सोया नहीं है, वो 10 बजे बेड पे गया है। वो सोया कितनी हम्म। देर है, ये स्लीप एफिशिएंसी है। तो स्लीप एफिशिएंसी नॉर्मल जो है वो 85% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी की स्लीप एफिशिएंसी 85 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई है? ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये जो नार्कोलेप्सी है, तो नार्कोलेप्सी के बारे में क्या है, कि नार्कोलेप्सी क्या है, क्यों होती है, क्या चीजें हैं इसकी। तो कोई नार्कोलेप्सी के बारे में बताएगा? तो जैसे भी बात की थी कि सडन इसमें एपिसोड्स आती हैं रैम स्लीप की, एक तो ये होता है, उसके अलावा इसमें कैटाप्लेक्सी होती है, और जो स्लीप वाले हेलुसिनेशन होते हैं हिप्नागोगिक और हिप्नोपॉम्पिक, वो हेलुसिनेशंस होती हैं इसके अंदर। और इसके अंदर ओरेक्सिन का लेवल जो होता है वो कम होता है। उसकी मतलब आगे दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर उसका लेवल कम होता है और टाइप 2 में नॉर्मल होता है इसका लेवल। ठीक है, गुड। अच्छा, इसके अंदर ना जो नार्कोलेप्सी है बिल्कुल ऐसे है, तो सबसे पहली जो चीज आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि है, हो सकता है इसमें ओरेगजन कम हो सकता है ना हो सकता है कैटापिलेक्सी आए, हो सकता है ना आए। ऐसे है या नहीं है? हो सकता है ऐसे कि ही है सब। जेनेटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व हो सकता है जेनेटिक कंपोनेंट इन्वॉल्व ना हो। तो नार्कोलेप्सी में हर तरह की जो है वो चीजें आ सकती हैं। जरूरी नहीं है कि नार्कोलेप्सी में कैटापिलेक्सी आए, वो जरूरी नहीं है कि नार्कोलेप्सी का जेनेटिक कंपोनेंट हो, जरूरी नहीं है। ठीक है। तो रेम जो है, बेसिकली अगर हम उसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है, रेम जो है उसकी इंट्रूजन होती है। इंट्रूजन का मतलब ये है कि मर्जी के बगैर इंट्रूजन लाइक उसमें हो जाती है नार्कोलेप्सी में। इसके अंदर ना कुछ जो चीजें याद रखने वाली हैं वो ये है कि है इसमें स्लीप अटैक्स आते हैं। पेशेंट जैसे बाइक चला रहा है, कुछ भी कर रहा है तो सो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, स्लीप अटैक आता है। ठीक है, बाकी जैसे बताया हमने हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशंस। अच्छा, कोई बताएगा कि उसमें सबसे ज्यादा कौन सी होती हैं?
मतलब हिप्नोगोजिक के अंदर कौन सी हेलुसिनेशन ज्यादा होती हैं? नहीं, विजुअल, विजुअल सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी होती हैं। ठीक है, जैसे ऑडिटरी भी हो सकती हैं, जैसे उसको ये, अच्छा, तो नार्कोलेप्सी के अंदर जो है वो हमने कहा कि हिप्नोगोजिक हेलुसिनेशंस होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो विजुअल्स हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी ना दो टाइप होती हैं, टाइप की बेस के ऊपर आपने इसको याद रखना है। लेकिन मैं असल में चाह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है उनको पढ़ाएं, जैसे ये कैटापिलेक्सी है। अब ये ना एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करती है। कैटापिलेक्सी जैसे हमना ने भी बताया कि इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो आप, आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है जी सर। डॉक्टर। हाँ, वो खत्म लाइट, क्या करे बंदा इसका, हर वक्त ही तंग करती है। चलें, कैटापिलेक्सी के अंदर जो चीज तंग करती है वो होते हैं कि मसल की टोन का लॉस होना। तो ये बताइए कि आईलिड्स वाले मसल होते हैं या नहीं होते? आवाज आ रही है? जी डॉक्टर खालिद, आवाज आ रही। आईलिड्स वाले भी मसल होते हैं, तो उसकी जब टोन लॉस होगी तो उसके आईलिड्स क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे, ऐसे है या नहीं है? तो वो छोटी छोटी चीजों के बारे में भी कह सकता है एग्जाम के अंदर, जो एमसीक्यू के अंदर, कि जो आईलिड्स हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं जब वो कोई खुशी की खबर सुनता है, जब वो कोई दुख वाली चीज सुनता है। ठीक है, तो इमोशंस के साथ मसल टोन लॉस हो जाना, बट ये नहीं समझना कि सिर्फ बड़े मसल और वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। सही है, तो इसके ऊपर ना कंफ्यूज वो थोड़ा सा करते हैं आपको। एक तो ये है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि जो कैटापिलेक्सी है, जो नॉर्मल हम नार्कोलेप्सी पढ़ रहे हैं ना, ये भाई जिसके अंदर कैटापिलेक्सी है, जिसके अंदर जो है वो हो आपका जो है वो हिपोक्रिटेन जो है वो कम है, जिसके अंदर जो है वो हो जेनेटिक एसोसिएशन है, HLA-DQB1 की, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो नॉर्मल वाली जो हमारी चीजें हैं, जो हम नॉर्मल एपिलेप्सी ये पढ़ते हैं कैटापिलेक्सी, वो टाइप 1 है। ठीक है, जो आपके जहन में नार्कोलेप्सी आती है वो टाइप 1 है। तो इसीलिए आपने इसको ऐसे याद रखना है कि आप भूलने नहीं भूलेगी। आप कहें जो जिस नार्कोलेप्सी को मैं जानता हूँ वो टाइप 1 वाली है, जो टिपिकल वाली है, जिसके अंदर कैटापिलेक्सी ये सारी चीजें हैं। तो इससे आपको उम्मीद है कि नहीं भूलेगी। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि हेपोक्रिटिन कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस। हाँ, कौन से हेपोथैलेमस से? बात तो बिल्कुल सही है, एग्जाम में ना इसका स्पेसिफिक एरिया आता है। लेटरल हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाँ, तो जो लेटरल है ना उसको भी याद रखना है कि लेटरल हाइपोथैलेमस जो है वहां से हाइपोक्रिटिन जो है वो रिलीज होता है। और हमने पहले भी बात की थी कि ये वेकफुलनेस को मेंटेन रखता है। तो अगर ये नहीं होगा तो दरमियान में फिर यही मसले आएंगे कि वेकफुलनेस अचानक से ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है, तो ये जो लेटरल हाइपोथैलेमस है इसको भी अच्छे से याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो कैटापिलेक्सी है इसके अंदर क्या कॉन्शियसनेस प्रिजर्व रहती है या नहीं रहती? फिर इसमें प्रिजर्व होती है। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का, हम ना बताओ कि कॉन्शियसनेस प्रिजर्व रहने का क्या मतलब है? पेशेंट पेशेंट उस टाइम पे कॉन्शियस होता है ना, उसको पता होता है कि बाद में कि क्या हुआ था, मतलब अवेयर उसका है जो रैम। सराउंडिंग से। वेरी गुड। तो इसीलिए अगर आपने इसको सीयर्स से डिफरेंशिएट करना हो तो आप कैसे करेंगे? कॉन्शियसनेस के बेस के ऊपर ना, कि उनके अंदर तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसमें सराउंडिंग का उसको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती। हाँ, वेरी गुड। और दूसरा ये है कि हमारे पास ना एक टेस्ट होता है जो कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई आपसे पूछे कि ये चीज़ों को कैसे आपने देखना है नार्कोलेप्सी को, तो एक तो हमारे पास पॉलीसोमनोग्राफी है, हमने ईजी करानी है, बाकी चीज़ों सबको रूल आउट करना है एक तो। दूसरा, इसके लिए स्पेशल टेस्ट होता है, वो कौन सा है? मल्टीफेजिक स्लीप लेटेंसी टेस्ट है शायद। हाँ बिल्कुल, मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट। अब स्लीप लेटेंसी है कौन सा है, यहाँ पे आपने जिस पे फोकस करना है स्लीप लेटेंसी। स्लीप लेटेंसी का स्लीप मतलब ये लेटेंसी। है कि उसकी उसको दिन में करते हैं ये, कि वो दिन में आता है और फिर उसको उसके साथ करते हैं, उसमें देखते हैं कि वो लेस देन 8 मिनट होती है। वो कितना होती है? लेस देन 8 मिनट। लेस देन 8 मिनट होती है। तो इसका मतलब ये है कि उसको लेस देन जो स्लीप लेटेंसी हुई है मल्टीपल टाइम्स करते हैं, और वो देखते हैं कि एक तो ये है कि वो 8 मिनट से कम हो, और दूसरा एक इसके लिए यूज होती है एस ओ रैम। इसके लिए याद रखने का तरीका है एस ओ रैम, स्लीप ऑनसेट रैम पीरियड्स। ये कितने होने चाहिए कि वो स्लीप ऑनसेट रैम, के जो ही स्लीप स्टार्ट हुई है वो रैम में चला जाए, ये कितने होने चाहिए? सर 2 होना चाहिए इसमें। हाँ, 2 या उससे ज्यादा। तो ये भी आपने याद रखना है कि देखिए हमने असल में यहाँ पे रैम की बात की है कि वो जो ही स्लीप ऑनसेट रैम, इसलिए इसका नाम जो वैसे थोड़ा सा एस ओ रैम, स्लीप ऑनसेट रैम। तो ये 2 या उससे ज्यादा दफा उसके साथ ऐसे होना चाहिए कि जो ही वो सोए वो रैम में चला जाए। ठीक है, तो ठीक है सर। इसीलिए जो है वो हम ये वाला जो टेस्ट है वो करवाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसका, जैसे कहते हैं ना कि याद करने का तरीका, कि इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है। इसकी मैनेजमेंट में क्या होगा? रैम की हमने वो लेटेंसी को बढ़ा। हाँ, रैम की लेटेंसी को बढ़ाना है, और और स्लीप लेटेंसी को भी कम करना और चाहिए। वेकफुलनेस को भी मेंटेन रखना है ना उसके। हाँ वेकफुलनेस को भी रखना है। और देखो इसके अंदर ना जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में भी आती है, वो ये होती है कि इसके लिए स्पेसिफिक चीज़ों को आपने देखना है। स्पेसिफिक इस तरह से कि जैसे अगर वो, जैसे दिन में उसको अगर क्या हो रहा है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस वाली हालत में है, मतलब उसको दिन में ज्यादा गनुदगी आ रही है, तो उसके लिए कौन सी दवाई देंगी या क्या करेंगे? स्टिमुलेंट्स दें। स्टिमुलेंट। हाँ, उसके लिए मोडाफिनिल जो है वो देंगे। ठीक है, अगर उसको कैटापिलेक्सी आ रही है तो क्या देंगे? एंटी डिप्रेसेंट्स। हाँ, तो उसके अंदर हमारे पास जैसे ये फ्लॉक्सिटीन है, क्लोमिप्रामीन है। ठीक है, तो वो हम जो है वो देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो जो हमारे स्लीप हाइजीन वगैरह है वो ज़रूरी है या नहीं है?
मतलब उसमें हम क्या चीज देखेंगे? हम क्यों उसकी स्लीप हाइजीन करा रहे हैं? स्लीप हाइजीन से क्या फायदा होगा? स्लीप हाइजीन से उसको ये फायदा होगा कि वो प्रॉपरली अपनी स्लीप को पूरा करेगा। दरमियान में से उसकी फ्रेगमेंटेड स्लीप नहीं होगी। जितना फ्रेगमेंटेड स्लीप कम होगी उतना ज्यादा उसके आगे स्लीप में चेंजेस आने के, स्लीप के आर्किटेक्चर के खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए आपने उसे कहना होता है कि वो जो स्लीप हाइजीन है उसका सही से ख्याल रखे। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई है कि ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और दवाई है जो कि न्यूअर है, नई ऑक्सफोर्ड के अंदर तो बताई हुई है। वो आपने अगर याद रखनी हुई तो याद रखें, नहीं रखनी हुई तो कोई मसला नहीं है। ये भी नॉन स्टिमुलेंट है और हिस्टामीन वाली है। इसका नाम है पिटोलिसेंट। पिटोलिसेंट, गंदा सा नाम है इसका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पिटोलिसेंट। तो ये उन्होंने बनाई हुई है कि ये आप कैटापिलेक्सी के अंदर दे सकते हैं। तो कोई अगर हो सकता है इस तरह के भी चीज कोई पूछ ले तो ये पिटोलिसेंट जो है, ठीक है, तो ये हिस्टामीन का मॉड्यूलेटर है। तो हिस्टामीन को जो है वो करती है। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर हम वैसे एक चीज भूल गए थे और वो हिस्टामीन था। हिस्टामीन क्या करता है वैसे? sedation. हिस्टामीन सिडेशन नहीं करता, हिस्टामीन वेकफुलनेस मेंटेन रखता है। हिस्टामीन क्या करता है? वेकफुलनेस, इसलिए इसका हाँ ब्लॉकर्स देते हैं, एंटी एलर्जिक टेबलेट। हाँ, और जब हम एंटी एलर्जी टेबलेट देते हैं तो हाँ उससे क्या हो, एंटीहिस्टामिन होता तो है तो उससे क्या होता है? फिर उससे क्या होता है? तो जब हम हिस्टामीन को ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से जो है ना ज्यादा स्लीपीनेस होगी। ठीक है, तो ये जो पिटोलिसेंट है ये भी इसी तरह से काम करती है। इसीलिए जैसे हमारे पास ये दवाइयाँ होती हैं, जैसे मिल्टेजापिन है। मिल्टेजापिन कैसे स्लीप कराती है, हमने बताओ। तो नॉरेडिनर्जिक और सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट होता है तो उनका लेवल कम कर देती है। नहीं, और नहीं बताओ। नहीं नहीं नहीं, उनका level- हिस्टामिन के ऊपर एक्ट करती है, हिस्टामिन के ऊपर हिस्टामीन का जो H1 है उसको ब्लॉक करती है या नहीं करती? करती है। तो करती उससे है। क्या होता है फिर? ट्राजोडोन भी यही करती है, वो भी इसी को ब्लॉक करती है। वो अल्फा वाले को भी करती है, इसको भी करती है। तो ये बेसिकली क्या करती हैं कि ये जो, जैसे देखिए नार एड्रेनालिन हमने कहा था वेकफुलनेस को मेंटेन करता है, एक हिस्टामिन वेकफुलनेस को करता है। ये दोनों को जो चीजें कम करेंगी तो उसकी वजह से एक बंदे को जो है वो जल्दी सो जाएगा। तो खैर ये वैसे ये चीज पहले नहीं पढ़ी थी लेकिन इसको अभी याद आई है तो ये भी देख लेते हैं। तो खैर हम इस पे ट्रीटमेंट पे थे, ये जो हमारे पास नार्कोलेप्सी थी। तो एक हमारे पास जो दवाई है उसका नाम है सोडियम ऑक्सीबेट। तो वो अभी लैलोमा ने भी बात की थी, तो सोडियम ऑक्सीबेट का कोई बताएगा कब देनी है, क्या है ये? नहीं आई है डॉक्टर साहब। जैसे हमारे पास बेंजो होती है ना, वो गैबा ए का वाला है या गैबा बी वाला है, कौन सा है वो, किसको जैसे कहते हैं उसके एक्शन को बढ़ा देती हैं? बताओ।
गैबा ए है या गैबा हाँ, बी? मेरे ख्याल से गैबा बी है। बेंजोस जो हैं वो गैबा क्या है? गैबा ए हो सकती है। गैबा ए है। जो हमारे पास सोडियम ऑक्सीपेट है वो बेसिकली गैबा बी वाला है। क्या है? गैबा। गैबा बी। बी। इसीलिए ये भी सिडेशन कराती है। अब ये इतनी अच्छी सिडेशन ताकि हो डीप स्लीप बंदे की बेहतर हो, उसकी वजह से आगे उसके कैटापिलेक्सी या नार्कोलेप्सी उसको ना हो, समझ रही है? तो ये इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एक्ट करती है, जो सोडियम ऑक्सीपेट है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो क्या साइड इफेक्ट है, कोई बता सकता है? नहीं। इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर क्या आता है? इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर आता है कि एक तो ये है कि इतना डीप स्लीप कराती है कि क्या हो जाता है, बेड वेटिंग होती है पेशेंट्स को। दूसरे नंबर पे क्या होता है, ड्राई माउथ कराती है। एग्जाम वाले एमसीक्यूज बता रहा हूँ, लाइक उनके साइड इफेक्ट्स। तीसरा है एमनीजिया कराती है, पेशेंट को एमनीजिया होता है। इसके साइड इफेक्ट्स तो ज्यादा हैं, इसीलिए ये कभी भी फर्स्ट लाइन नहीं है। कभी भी ये फर्स्ट लाइन नहीं है, ये चीज नहीं भूलनी एग्जाम के अंदर। तो ये कब हमने देनी है? हमने जैसे हमने किसी को कैटापिलेक्सी है और उसको हमने फ्लॉक्सिटिन दे दी, क्लोमिप्रामीन दे दी, उन्होंने काम नहीं किया, फिर हम ये दे सकते हैं। ठीक है, जो सोडियम ऑक्सीपेट है, वैसे नहीं ठीक। देनी होती। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा हैं। समझ आ गई है? जी। तो इसलिए हर एक का अपना अपना जो है वो जैसे उसकी अपनी अपनी टाइप है, उसी की ही मैनेजमेंट है। कैटापिलेक्सी की अलग से मैनेजमेंट हो गई थी, सही है, और एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस की अलग से मैनेजमेंट हो गई। और सोडियम ऑक्सीपेट कहाँ पे देना है? तो ये भी, अगर ऐसी नार्कोलेप्सी जिसमें कैटापिलेक्सी हो और ये जो ये जो पिटोलिसेंट है ये अगर कहीं पे आई हुई हो, तो इसको भी चूज कर लेना। ये बहुत बेहतर दवाई है, न्यूअर ड्रग है। सही है। अच्छा, उसके बाद कोई बताएगा कि ये दो हैं, एक है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और एक है पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। दोनों में क्या फर्क है? दोनों को किस तरह से मैनेज करेंगे? या इसके ऊपर हम तो ये है, रेस्टलेस मत करो। हाँ, या ये है कि हम इसके ऊपर एक नेक्स्ट जो है ना, जो बाकी चीजें रह गई हैं उनको हम एक नेक्स्ट भी इसके ऊपर एक कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है आप लोगों का, सही है? जी जी जी। डॉक्टर खालिद, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं स्लीप की। तो मेरा ख्याल है कि अगला लेक्चर मतलब ज़्यादा उस पे हम सही वाला कर सकते हैं। अच्छा, बस आखिरी सवाल, हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है? ट्यूबरो मेमिलरी, मतलब। ट्यूबरो मेमिलरी न्यूक्लियस। ठीक है। और एक और ठीक है। सवाल, रेम का सेंटर कहाँ पे है? पॉन्स के अंदर। कहाँ पे होता है रेम का सेंटर? पॉन्स। हाँ, रेम का सेंटर जो है वो पॉन्स में होता है। चलें, अगला जो है वो हम लोग फिर
नेक्स्ट कर लेंगे। और कोई आपका सवाल हो तो वो पूछ लो, जो अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से। आगे वाला चलें हम लोग, ये बाकी सर्केडियन रिथम्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनसोम्निया है, ये वो हम लोग अगले वाले में करेंगे। तो इसमें कोई आप लोगों का रहता हो कोई सवाल वगैरह तो। नहीं डॉक्टर खालिद, अभी तो माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, आप ले लो माँ, कोई है सवाल? फिलहाल तो नहीं है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर पूछ लेंगे दोबारा पढ़ के ना। चलें। और फिर आमना, कंफ्यूजन। नहीं सर, अभी तो कोई नहीं। कोई सवाल नहीं है? चलें। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद, थैंक यू सो मच।